बहुत बहुत स्वागत आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। बहुत पाकिस्तान की बात हुई, फिर से तालिबान के साथ अफगानिस्तान बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान की टीटीपी के लोग पंजाब प्रांत में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम तुम्हारे ही लोग हैं, अब हम टीटीपी के साथ हैं, कैसे बचोगे, इस्लामाबाद में अपना झंडा लगा देंगे। और आसिम मुनीर को फिर एक बार शहंशाह डिक्लेयर करने के लिए आर्मी चीफ को संविधान में परिवर्तन करने की पूरी तैयारी। हाँ, उस खबर में एक अपडेट रह गया था, आज वो बिल पाकिस्तान की सेनेट में पेश हो रहा है, सेनेट में, और सेनेट पे मेजॉरिटी नहीं है इस सरकार के पास, इसीलिए ये गए थे उनके पास, जरदारी की पार्टी के पास समर्थन मांगने के लिए, शहबाज शरीफ। एनीवे, तो आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के तौर पर पाक के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बराबर की ताकत और दर्जा देने के लिए यह किया जा रहा है। लेकिन मुनीर को कितना भी ताकत पाकिस्तान बना ले और शहबाज शरीफ कितनी भी जुगत लगा ले अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सच्चाई तो वही है जो दुनिया माने या आपकी आवाम माने, जो पाकिस्तान की जनता माने। तो अब आपको पाकिस्तान की जनता की नजर में इनकी सेना और सरकार की क्या औकात है, यह आपको मैं बताता हूं। पहले आप सुनिए, एक इनके पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट हैं, मामलों पे अपनी राय रखते हैं, जैसे पॉलिटिकल कमेंटेटर कहते हैं। इनका नाम है जावेद हाशमी और इन्होंने कहा कि ये सब बकवास है कि ये पार्टी बड़ी, इमरान खान की पार्टी बड़ी, कि शहबाज शरीफ की पार्टी बड़ी, कि बिलावल भुट्टो की पार्टी बड़ी। पाकिस्तान में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और उसका नाम है ISI। पाकिस्तान में ISI से बड़ी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। इसके 12 लाख वर्कर हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हैं। पाकिस्तान में कुछ भी होता हो, छोटे से छोटा जो आप सोच सकें और बड़े से बड़ा, वो सब ISI कराती है। बाकी सब आई वॉश है कि कौन प्रधानमंत्री बैठा है, कौन राष्ट्रपति है, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। ISI सब कुछ है पाकिस्तान का। वो एक और सियासी जमात है, उस सियासी जमात का नाम है ISI। अब वो किसी चीज को अपनी मर्जी के बगैर चलने नहीं देते, चले बड़ी सियासी पार्टी बन जाते, क्योंकि उनके 7-8 लाख से लेकर 12 लाख उनके वर्कर हैं। हर एक उनसे तनख्वाहें लेता है। फिर वो उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उनके वर्कर हैं। जो कहना नहीं मानता उसके साथ यही असर होता है। वो कहते हैं हमने आप लोगों को जज बनवाया है और अब आके आप बड़ी इंसाफ की बातें करने लगे हैं। तो प्रधानमंत्री सेना और ISI अपॉइंट करती है, राष्ट्रपति की उनकी मंजूरी के बगैर बनता नहीं। इन्होंने और कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो हैं वो ISI जो है वो बनाती है। फिर भी दुनिया की किताबों में पाकिस्तान को डेमोक्रेसी कहा जाता है। हालांकि आजकल की सरकार खुद को हाइब्रिड सरकार कहने लगी। आपने सुना ना, हाइब्रिड मॉडल। वो हाइब्रिड मॉडल एक्चुअली अब वो शायद लिखा भी जाए संविधान में। नहीं, देखिए, मॉडल तो अब उनका मतलब दुनिया में शोध होना चाहिए कि ऐसा मॉडल कैसे हो सकता है। पहले तो इस्लामिक रिपब्लिक है, अब जब इस्लामिक हो गया तो डेमोक्रेसी आप कैसे कह सकते हैं, रिपब्लिक कैसे कह सकते हैं। फिर आप कहते हैं कि हम चुनाव कराते हैं, हमारा प्रधानमंत्री होता है, आपके यहाँ जो सेना का अध्यक्ष है वो तय कर देता है सब कुछ, तब आपको पता चलता है, और बाद में आप कहते हैं कि अरे वो तो हमें तो जानकारी ही नहीं थी करगिल कब हो गया। मतलब ऐसे एक उदाहरण नहीं है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि आपका पूरा देश अलग अलग समय पर लोगों के चरणों में गिरवी हो जाता है। अब ये साहब जो बात कर रहे थे कितने सुंदर तरीके से बता रहे थे भाई, और ठीक भी है, जब जज हमने बनवाया तो फैसला तुम जनता के लिहाज से लोगे, फैसला ISI के लिहाज से लेना होगा। और मुझे तो आश्चर्य, मतलब थोड़ा आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। मुझे तो लगता है किसी दिन ये लोग कैंट के बाहर पिटेंगे बहुत बुरी तरह से। पिटे ही थे पिछली बार, नहीं अभी अच्छे से पिटेंगे। मतलब बढ़िया से पब्लिक इनको दौड़ा दौड़ा के पीटेगी, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने तो इस तरह के बयान खूब सुने थे ना। लोग कह रहे थे कि इनके तो बंगले हैं, इनका तो रियासत है, इनकी तो रियल एस्टेट है, इनकी तो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इनकी शाम की महफिलें अपनी अलग हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में, और पब्लिक को ये झेलना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है जो ये कह रहे हैं अब उस तरफ जाते हुए। अब एक आखिरी पाकिस्तान की बात करते हुए मैं आपको कह रहा था कि पाकिस्तान की एक आम जनता की आवाज आपको सुनाऊंगा। सुनिए जरा इस आदमी की बात। वो कहता है कि हम मुल्क ही नहीं है साहब, क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं है। और यहीं से आपको इस बात का जवाब मिल जाता है कि आखिर वो लंच, जिसे सर ने कोई फ्री लंच नहीं मानते, आसिम मुनीर को बुला के ट्रंप ने क्यों खिलाया था? क्योंकि ट्रंप को मालूम है पाकिस्तान चलाता कौन है। और आम आदमी तो कह रहा है भाई कोई बाकी सब का चीज का कोई मतलब नहीं।
आप 51वां राज्य बन गए हो पाकिस्तान, तो अमेरिका का। कनाडा नहीं बन रहा है तो कम से कम ट्रंप साहब के लिए पाकिस्तान तो बन सकता है ना, एक 51वां राज्य। मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था अभी कि मुझे याद आ रहा था कि मैं वहाँ लाहौर में नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू कर रहा था, ठीक है। तो नवाज शरीफ, मतलब मैं इसलिए इसको करेक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई ये नई बात हो रही हो कि सेना के कब्जे में हूँ, तो उनसे मैंने पूछा नवाज शरीफ साहब से कि वाजपेयी जी गए थे वहाँ बस लेकर, तो आपको याद हो बस लेकर जब वहाँ पहुँचे हैं लाहौर के, मतलब वाघा बॉर्डर के बाद, तो उस जगह नवाज शरीफ अपनी वाइफ के साथ भी आए थे, क्योंकि वो बेटी यहाँ से गई थी वाजपेयी जी की और परिवार गया था, तो उन्होंने अपनी वाइफ को भी बुला लिया था। लेकिन परवेज मुशर्रफ और आर्मी के जो तीनों लोग थे, तीनों फौज, मतलब नेवी आर्मी, वो लोग सैल्यूट करने के लिए नहीं आए थे। प्राइम मिनिस्टर यहाँ से गए हुए हैं और उनका प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद है, ठीक है, कि उन्होंने कहा था हम वाजपेयी को सैल्यूट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अब दूसरी बात, जब मैंने नवाज शरीफ से पूछा कि ये कारगिल हुआ तो आपको खबर नहीं परवेज मुशर्रफ ने ये सब किया है, तो उनका कि मैं खुदा की कसम खाता हूँ और मैंने वाजपेयी जी को भी कहा था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो मैंने कहा, ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू, मैं उसको देख रहा था कि अभी मिला नहीं मुझे, तो उसमें मैंने कहा कि भाई ये तो पाकिस्तान की आवाम पर खुदा रहम करे कि एक ऐसा वजीर उनके पास है जिसे पता नहीं कि उसका मुल्क में उसकी सेना क्या कर रही है। तो नवाज शरीफ ने उस दिन कहा है कि नहीं, हमारे यहाँ सेना को कोई इस तरह की रोक नहीं है कि वो क्या कर रही है, ये मेरे को है कि मुझे जानकारी नहीं है। तो मैं वो बता रहा हूँ नवाज शरीफ से आज तक, ये शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, ये बात 25 साल पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इंडियन जर्नलिस्ट को बोली है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, मतलब इसमें से कोई बात एक लाइन भी इधर उधर नहीं है। अच्छा ठीक। सर अब राष्ट्रपति ट्रंप की बात जरा, ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि मोदी जी मेरे दोस्त, इंडिया मेरा फ्रेंड। मैं वो देख रहा था, फिर अब बात यही से शुरू होती है जब इंडिया की बात होती है, नरेंद्र मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड, फिर उन्होंने तारीफ की, फिर उन्होंने बात फिर जो है कुछ काम की बात बोली आज, तो उन्होंने कहा मोदी मेरे दोस्त भी हैं और मोदी इज ए ग्रेट लीडर। और फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते करते इस बार ट्रंप ने ये कह दिया कि आई मे कम टू इंडिया, मैं भारत भी आ सकता हूँ। अच्छा, भारत में क्वाड समिट होना है, ये सब जानते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। कई लोगों ने कहा कि अब ट्रंप के आने के बाद क्वाड जैसा कुछ रह नहीं गया, लेकिन अभी तो है, जिंदा है क्वाड। तो इसकी इस बार मेजबानी भारत को करनी है, इसी साल करनी थी, लेकिन ट्रंप के साथ रिश्ते ऐसे बिगड़े कि हमने वो अभी तक तारीख जारी नहीं की है कि हम कब करेंगे उसका समिट ऑर्गेनाइज इंडिया में। ट्रंप से एक बार कुछ वक्त पहले पूछा गया था, यार उनके हवाले से खबर आई थी, अमेरिकन गवर्नमेंट के हवाले से, कि ट्रंप भारत नहीं आना चाहते समिट के लिए क्योंकि आपके संबंध ही इतने खराब हो गए थे ट्रंप के। ये अब ट्रंप ने कहा आई मे विजिट इंडिया नेक्स्ट ईयर समटाइम, तो नेक्स्ट ईयर तो आ ही गया, नवंबर तो शुरू हो गया, तो मतलब क्या ट्रंप जल्द भारत आएंगे? क्या इसको इस बात से जोड़ा जाना चाहिए कि आपके और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हो रही है वो लगभग फाइनलाइज हो गई है? क्या भारत अमेरिका के संबंध सुधरेंगे? और वो तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक हम पर 25% की पेनल्टी नहीं हटेगी। तो क्या वो जल्द हटने वाली है? इन सारी बातों ने, सवालों ने जन्म लिया जब ट्रंप ने कहा कि मैं भारत जल्द जा सकता हूं। अच्छा हाँ, एक बार ट्रंप ने और कह दी कि माय फ्रेंड मोदी, इंडिया, इन्होंने रूस से तेल खरीदना काफी हद तक कम कर दिया है। अभी आंकड़े देख रहा था मैं, हमने सितंबर से ज्यादा तेल अक्टूबर में खरीदा है रूस से, और वो कह रहे हैं कि भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया। एनीवे, आप सुनिए जरा कैसे मोदी जी की पहले तारीफ की और कहा कि मैं भारत आऊंगा। And he's a friend of mine, and we speak, and he wants me to go there. We'll figure that out. I'll go. I had a great trip there with Prime Minister Modi. He's a great man, and I'll be going. सर, ट्रंप कह रहे हैं मैं भारत आऊंगा, मतलब सारे मुद्दे खत्म होने वाले हैं क्या? सब सुलझने वाला है? देखिए, ट्रंप तो अपने देश के हित में काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपने देश के हित में काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। ट्रंप का, आपने अभी पाकिस्तान का जिक्र किया, उसने तो पाकिस्तान पर अस्थायी रूप से इन्फ्लुएंस का आधार बना दिया कि अब किसी से बात नहीं करनी है, सेना के पास इतनी ताकत होगी, डायरेक्ट बात करेंगे। भारत से उनके लिए निपटना कठिन है, लेकिन उनको मालूम है कि भारत के साथ तो हमको संबंध रखना ही है। जो पार्टी में विरोध है, जो दूसरी ओर से विरोध है, तो ये बात करते हैं, लेकिन ट्रंप की बात का अभी तक कोई मायने नहीं है। उन्होंने भारत की 3 कंपनियों पर जो रूस से तेल लेके रिफाइन करती है उसको, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन कंपनी को अमेरिका में व्यापार करना कठिन हो गया है, तो वो अपने चारों तरफ से दबाव कर रहे हैं। 21 नवंबर से वो प्रतिबंध लागू होने वाला है, तो बिना प्रतिबंध हटाए यहां आना, क्वाड इनका ही पैदा किया हुआ है, फिर से जीवित करना, ये तो भारत की दृष्टि से संभव नहीं है। लेकिन भारत की जो कूटनीति मुझे समझ में आई है
कि इन सब के रहते हुए भी अगर ट्रंप आते हैं तो उनका स्वागत करके जिन क्षेत्रों में सहयोग है, जैसे अभी रक्षा समझौता को आपने आगे किया है, भारत के साथ जो उनका रक्षा समझौता है उसको आपने एक्सटेंड किया है, बहुत अच्छा समझौता बढ़ाया है, तो ऐसे ही बाकी चीजें हम काम करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो बॉटम लाइन जानना चाह रहा हूं, क्या संबंध दुरुस्त होने की ओर बढ़ रहे हैं ट्रंप के भारत आने की? क्या वाकई भारत आएंगे वो जो कह रहे हैं? नहीं, आ सकते हैं, क्योंकि भारत को छोड़ करके वो कितने दिन तक रहेंगे? उन्होंने मुद्दे सुलझा के ही आएंगे ना, कोई इन हालात नहीं में तो नहीं आ सकते। नहीं, केवल व्यापार, उससे पहले नहीं आ सकते। वो क्या है कि नहीं, देखिए ट्रंप को कुछ नहीं कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, मान लिया उसने टाल दिया, फिर जाके कर सकते हैं। ट्रंप के जो इंटरनेशनल पॉलिसी है उसने वो क्या सोच के दुनिया की नई व्यवस्था कायम करना चाहता है। सर थोड़ा सा उन्होंने कहा ही वांट्स मी टू कम, कि मोदी ने मुझसे कहा कि आप भारत आइए। मोदी तो तभी होस्ट करेंगे ना जब बात करने के लिए कुछ होगा। अभी क्या बात करेंगे मोदी जी से? नहीं, एक्सेप्ट व्यापार वार्ता, बाकी बात तो हो रही है अमेरिका के साथ। जो हमारा लॉन्ग टर्म 2000 से जो हमारा उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो हो रही है। हम अभी भी एशिया पैसिफिक जिसको बोलते थे अब हिंद प्रशांत है, वहां उनके भी आ सकते हैं ट्रंप बिना सारे मसले खत्म हुए भारत और अमेरिका के? मतलब सारे ना सुलझे, लेकिन जो खासतौर से ये टैरिफ वाला मसला है और जो बड़ी डील्स है उसको सुलझाए बिना नहीं आएंगे। बल्कि ये मैसेज जब वो दे रहे हैं इसका मतलब ही वो चाहते हैं कि इस मामले में कुछ सुधार हो, बिना उसके इस तरह के समिट नहीं होते। आपको याद हो जब प्रधानमंत्री मोदी चाइना जा रहे थे एससीओ में समिट में, तो उससे पहले चाइना से जो मसले बड़े मसले थे उन पर काम हुआ। 100% नहीं होता। और क्या वो ट्रंप यहाँ पर झगड़ा करने के लिए थोड़ी आएंगे ना समिट में? उसका मतलब पहले एक बेटर रिलेशनशिप बने, बेहतर तरीके का कुछ रिश्तों में सुधार हो। यदि ट्रंप ने ये मैसेज दिया है कि वो भारत आएंगे मे भी, है ना, तो इसका मतलब वो बेहतर करने के रिश्तों को बेहतर करने के लिए सोच रहे हैं। सर बेहतर उतर नहीं, एक लाइन की बात है, टैरिफ हटाए बिना बस। ट्रंप भारत हाँ, नहीं आएगा। वही बात मैं कह रहा हूं, बस एक लाइन टैरिफ, की बात। वही उसको ये ही समझ। सब बाकी तो मतलब ठीक है, उसी क्योंकि से तो उसका रिश्ता है। कोई मतलब नहीं है। आप आ जाएंगे तो और क्या करने के लिए अच्छा, आए? फोटो अपॉर्चुनिटी थोड़ी नहीं कर सर ने कहा अपनी बातचीत की शुरुआत में कि ट्रंप जो कर रहे हैं अपने देश के हित में कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने देश का भला नहीं कर रहा हूं। एक ये अपना आपने बहुत अच्छा काम कर दिया है। ट्रंप की सरकार चल नहीं पा रही है, 14 लाख लोग छुट्टी पर हैं, हवाई जहाज तक चलाने के लिए आदमी नहीं है। ट्रंप के यहां महंगाई चरम पर हो गई है। ट्रंप की कंपनियां बंद होने के कगार पर हैं। कौन सी? एक वो जो उनकी अपनी अमेरिकी मूल की थी, दूसरी जो भारतीय वहां जाकर काम कर रहे थे। ट्रंप का जो मागा वाला जो वोट बैंक है, वो अभी चुनाव हुआ तो न्यूयॉर्क का मेयर मागा को ऐसी की तैसी कर दिया। फिर वो वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक स्टेट की गवर्नर, वो भी ऐसी की तैसी हो गई। इतना ही नहीं, तो रिपब्लिकन स्टेट ट्रंप डेमोक्रेट लैंडस्लाइड जीत गए। मैं भी कह रहा हूं ट्रंप का पूरा माहौल खराब है, बहुत बुरी स्थिति में है। वो अपने को कैसे ठीक करेंगे ये उनको यही सोचना बताने चाहिए। जा रहा था मैं, जब आपने शुरू की बात तो कंप्लीट कर लीजिएगा आप। डेमोक्रेट्स की जीत के बाद और खासकर न्यूयॉर्क में जोरान ममदानी के मेयर चुने जाने के बाद बड़ा खुलकर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा राजनीतिक झटका लगा। डेमोक्रेट्स की जीत से ट्रंप के विरोधियों को तो ऊर्जा मिली ही मिली, इनका अपना मागा बेस हिल गया। चुनाव के नतीजों के बाद आम लोग खुलकर सड़कों पर आए। वॉशिंगटन में बड़ा कल एक जबरदस्त प्रदर्शन ट्रंप के खिलाफ किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और नारे लग रहे थे, ट्रंप मस्ट गो, ट्रंप मस्ट गो। और ट्रंप की तमाम धमकियों के बाद भी न्यूयॉर्क का मेयर का पद ममदानी ने हासिल कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के विरोधी अब ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग भी कर रहे हैं। पहले एक बार चल चुका है ना, चलने वाला था इंपीचमेंट, पहले मतलब मिड टर्म में ही इनको हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाए। तो अब वहां बात ये हो रही है, अगले साल 2026 में मिड टर्म पोल होने हैं। कांग्रेसी और कांग्रेसमैन और सेनेटर्स चुने जाएंगे। कांग्रेस में इनके पास मेजोरिटी पहले ही नहीं है। वहां का सबसे लंबा शटडाउन लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक आंकड़ा दिया थे पार्टी ने, 14 लाख सरकारी कर्मचारी या तो उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया या उन्होंने नौकरी छोड़ दी है या वो बिना वेतन के काम कर रहे हैं। सबसे लंबा शटडाउन 14 लाख सरकारी लोग सबसे लंबा शटडाउन चल रहा है। और ट्रंप जब ये चुनाव हारे तो ट्रंप बोले क्या? अरे भाई उस वहां बैलेट बॉक्स पर ट्रंप की फोटो नहीं थी, मेयर चुनना था ना, मेरा चुनाव होता तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। और ये जो शटडाउन हुआ है उसकी वजह से हुआ है। शटडाउन के लिए वो डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार बता, नुकसान तो तुम्हारा हो रहा है। और वो एक सर्वे में आपको, हमने 2 दिन पहले बात की थी प्रोफेसर साहब, वहां जो अप्रूवल रेटिंग्स होती हैं 40% के नीचे अप्रूवल रेटिंग चल रही है, शायद 37% ट्रंप की। दूसरे टर्म में जाते जाते जितने बुरी कंडीशन में वो छोड़ के गए थे रिपब्लिकन पार्टी की लोकप्रियता, वहां वो दूसरे टर्म के पहले साल में पहुंच चुके हैं। महंगाई बढ़ चुकी है, नौकरियां जारी हैं।
देखिए, दो तीन बातें हम थोड़ा सा पाकिस्तान पर भी एक टिप्पणी कर देना चाहते हैं। पाकिस्तान में यदि आज सीनेट अप्रूव कर देती है, उसके बाद नेशनल असेंबली की में जाएगा वो चीज़, यदि ऐसा संभव हो जाता है तो पाकिस्तान दुनिया का एक इकलौता कंट्री होगा जहां पर एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड मिलिट्री रूल होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है। दूसरी बात, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका, जैसे ही इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ बोलना शुरू किया था, इमरान खान की सरकार गिर गई थी। तीसरी बात, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पाकिस्तान चीन के इशारे पर रोज काम कर रहा था, वो आज पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के इशारे पर काम करना शुरू कर दिया है। और ये 90 का वो दशक के दौर में आज पाकिस्तान आ गया है जहां से बात मानी जा रही थी कि पाकिस्तान अब अमेरिका के हिस्से से निकल चुका है। अब रही बात ट्रंप की। ट्रंप ऑस्ट्रेलिया का भी है, क्योंकि क्वाड जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगा। यदि ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि क्वाड जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगा। और क्वाड कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन में एक प्रकार का इनफॉर्मल एक कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम के तौर पर एमर्ज करने की बात थी। कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम का मतलब इस रूप में कि इस इलाके में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान चारों सैन्य ताकत के साथ जो है एक साथ काम करेंगे, अपने स्ट्रेटेजिक हितों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वो ये इलाका है जिसमें फिलीपींस, वियतनाम, ये सब को हमेशा बार बार, इंक्लूडिंग जापान, बार बार ताइवान, बार बार चाइना धमकाते फिरता है। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान और अखिलेश यादव के बीच आज दूसरी मुलाकात हुई है। पहले अखिलेश यादव इनसे मिलने के लिए रामपुर गए थे, आज आजम खान अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ आए हुए थे। तस्वीर भी जारी हुई है और इसमें तीसरे मेरे ख्याल से तो बेटे हैं इनके, अब्दुल्ला आजम है। अब्दुल्ला आजम। 30 मिनट तक ये बातचीत चली। इस दौरान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी थे। अब मुलाकात के बाद अखिलेश यादव के सोशल मीडिया हैंडल से इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर हुई हैं। अखिलेश ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आए, हमारे घर पर आए। ये जो मेल मिलाप है, ये हमारी साझा विरासत है। आजम खान आज अपने पुराने अंदाज में भी थे। मुलाकात के बाद बाहर निकले तो मीडिया मिल गया। मीडिया ने उनसे राजनीति से जुड़े सवाल पूछ लिए। उन्होंने कहा, भाई पॉलिटिकल आदमी है, बातचीत होती रहती है। फिर बिहार चुनाव की बात आ गई। अब यहां मामला थोड़ा बिगड़ा। उनसे कहा, साहब आप प्रचार में नहीं जा रहे बिहार में? अखिलेश जी इतने राउंड लगा चुके हैं और भी स्टार प्रचारक है समाजवादी पार्टी के। सोचिए अब क्या कहा होगा आजम खान ने। उन्होंने कहा, मैं जंगल राज में नहीं जाना चाहता। जाहिर है, जब दो राजनीति में काम करने वाले मिलते हैं तो राजनीतिक बात भी होती ही है। अब मुझे आप इजाजत दें तो मैं चला जाऊं, चाहता हूं, असुरक्षित नहीं जाना चाहता, जंगल राज में नहीं जाना चाहता। किसके लिए त्रिपाठी जी ये कि मैं असुरक्षित नहीं जाना चाहता बिहार, जंगल राज में नहीं जाना चाहता? नहीं, पता नहीं आजम खान के जो अंदाज है वो जब वो समाजवादी पार्टी में थे, बड़ी अच्छी स्थिति में थे, तब भी बड़े खतरनाक हुआ करते थे। और जिसको कहते हैं ना कि उनका जरा दुधारी तलवार वाला मसला होता है। अब जंगल राज जैसे ही आप कहते हैं तो आप कितना भी ज्ञान दे दीजिए, जंगल राज तो स्थापित। आप उसको कुछ भी बताएं, कुछ भी कहें, और अगर आजम खान ऐसे निकल कर ये कह रहे हैं तो फिर थोड़ा चिंता होती है कि क्या वो जो एक समय की राइवलरी थी, वो राइवलरी अभी आजम खान को ध्यान में है क्या? क्योंकि वो राइवलरी तो बहुत पुरानी है ना, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव वाली। तो वो जंगल राज तो उनसे अच्छे से कौन जानता है। तो उनका तंज बड़ा खतरनाक होता है और इसी अंदाज में वो बोलते हैं। बड़ा मीठा सा लगता है, लेकिन वो थोड़ा डायबिटीज टाइप होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने दुधारी तलवार है। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, आपका, विजय जी, अवधेश जी। जंप ज्यादा नहीं, यूएसए टू यूपी, यूएसए टू यूपी। नहीं, योगी जी की दवा तो नहीं काम कर रही। पता नहीं अब क्या है भाई, लेकिन एक्चुअली वो कह रहे हैं जंगल राज है, बिहार में नहीं जाऊंगा।